हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। तो हमको बताना है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर की तरफ। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में गैरसैंण को निम्न में से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो हमको बताना है कि जो गैरसैंण नाम का एक टाउन है, तो इसको कौन से राज्य की राजधानी के रूप में बताया गया है यानी कि घोषित किया है। तो इसको घोषित किया है उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यानी कि गर्मियों की राजधानी के रूप में। तो उत्तराखंड में चमोली जिले में एक टाउन है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, गैरसैंण। उसी को ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गर्मियों की कैपिटल घोषित किया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही कर दी थी। और अभी 8 जून को राज्यपाल, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य, उनकी सहमति मिलने के बाद में जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के बाद में सबको पता चल गया कि वहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो किसको बना दिया गया है, गैरसैंण को। ठीक है, तो ये था यहाँ के बारे में। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ कि उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में ही है, जो कि यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। और एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और एक है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि हीरो मोटोकॉर्प द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉन्च किए गए इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो हमको बताना है कि हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम यहाँ पर है ई शॉप। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर, तो बता देता हूँ मैं। तो हुआ ऐसा ही कि जिसको भी बाइक खरीदनी हो हीरो मोटोकॉर्प वाली, वो लोग अब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीद सकते हैं, यानी कि वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। और बाइक या स्कूटी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी यहाँ पर आके पता कर सकते हैं। ओके, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ई शॉप। यहाँ पर आके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसकी, बाइक की, बाइक या स्कूटी की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बेसिकली वही मनरेगा योजना है। तो 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मनरेगा के तहत कितने, 1,01,500 करोड़ रुपए। ओके, और इस योजना के लिए अब तक का सबसे ज्यादा फंड बताया जाता है, ये कितना, 1,01,500 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अब तक का सबसे ज्यादा फंड बताया जा रहा है। और 2020-21 के लिए 31,493 करोड़ रुपए तो पहले से ही जारी किए जा चुके हैं और अभी 1,01,500 करोड़ रुपए फिर से जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के ईंधन वाले BS6 वाहनों के पंजीकरण का विवरण रखने वाले स्टिकर के ऊपर किस रंग की पट्टी लगाने को कहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये पूछा गया है कि अभी जो BS6 व्हीकल आएंगे, BS6 वाली गाड़ियाँ होंगी, तो उन पर अलग अलग फ्यूल वाली गाड़ियों पर अलग अलग स्टिकर चिपका हुआ होगा और उस अलग अलग स्टिकर्स पर एक पट्टी लगी होगी ऊपर। तो कौन से कलर की पट्टी लगाने को कहा है BS6 वाहनों पर, तो यहाँ पर कहा गया है हरे रंग की पट्टी लगाने को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ स्टिकर्स होंगे जिन पर ये हरे रंग की पट्टियां लगी हुई है, ऐसी पट्टियां लगी हुई रहेंगी। तो BS6 व्हीकल के लिए
पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए कौन सा स्टिकर का कलर होगा। तो जो पेट्रोल या सीएनजी वाली गाड़ियां होगी उन पर हल्के नीले रंग का स्टिकर होगा, और जो डीजल वाली गाड़ियां होंगी उन पर नारंगी रंग का स्टिकर होगा। और इस स्टिकर के ऊपर एक ऐसा 1 सेंटीमीटर का एक पट्टी लगी होगी ग्रीन कलर की। ठीक है, तो उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कलर की पट्टी लगी हुई रहेगी। तो ग्रीन कलर की पट्टी भी लगी हुई रहेगी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में निम्न में से किसने राज्य में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ का ऋण दिया है। तो हमको बताना है कि इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, किसको? पश्चिम बंगाल की सरकार को। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को 1950 करोड़ रुपए का लोन इसमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये है, इनका नाम है ममता बनर्जी। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें से 1100 करोड़ रुपए तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किए जाएंगे, और बाकी बचे 850 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण वाली योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि 1100 करोड़ रुपए तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में लगा देंगे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में लगाएंगे, और बाकी के 850 करोड़ रुपए हम सामाजिक कल्याण वाली योजनाओं पर लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को निम्न में से किस राज्य के लिए राज्य गान का दर्जा दिया गया है? तो हमको बताना है कि ये एक सॉन्ग है वंदे उत्कल जननी, इसको कौन से राज्य का राज्य गान बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया है उड़ीसा के लिए। तो जैसे राष्ट्रीय गान होता है वो हमारे पूरे इंडिया का है, वैसे ही एक राज्य गान बनाया है उड़ीसा की सरकार ने, जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी। ओके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और उसी के बाद में यह निर्णय लिया गया था कि वंदे उत्कल जननी को हम राज्यगान बनाएंगे, यानी कि जो ओडिशा के लोग हैं वो इसको अपना राज्यगान बनाएंगे। और इसको किसने लिखा है? तो इसको बनाया गया है, यानी कि इस गीत को बनाया गया है लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा। और ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ के जो डैम है ओडिशा के, जो इम्पोर्टेंट डैम है उनके नाम आपको बता देता हूँ। तो ओडिशा में एक डैम है इंद्रावती डैम, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। और एक यहाँ का जो फेमस डैम है, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले क्विज क्वेश्चन भी पूछा था कि हीराकुंड डैम कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है? तो वो महानदी पर बना हुआ है, और वो भी कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर ही है। ठीक है, और ओडिशा के अंदर कितने जिले हैं? तो ओडिशा के अंदर है 30 जिले। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य ने जून 2020 में केंद्रीयकृत जनशक्ति भंडार राजकोषल लॉन्च किया है? तो हमको बताना है कि कौन से राज्य की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोषल। तो ये लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। ओके, तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि जो मजदूर बाहर जाकर काम करते थे, अब उनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। और इस पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है, और उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर पहले उनको पोर्टल के जरिए उनकी सबकी जानकारी ली जाएगी, और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, और फिर बाद में वो उनको यहाँ पर रोजगार दे दिया जाएगा। कहाँ पर? अपने ही राज्य में। ठीक है, तो ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है इस पोर्टल को? तो राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमको बताना है कि कोविड बीप नाम का एक ऐप है, उसको इनमें से किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो यह है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये अफेक्टेड मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और यहाँ पर कोविड का मतलब वो बीमारी वाला नाम नहीं है, यहाँ पर कोविड का मतलब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोविड का मतलब यहाँ पर है सी में, यानी कि कंटिन्यूअस, ओ यानी कि ऑक्सीजनेशन,
वी यानी कि वाइटल, आई यानी कि इंफॉर्मेशन और डी यानी कि डिटेक्शन। और बीप का मतलब यहाँ पे बायोमेड, ECIL, ESIC पोर्ट। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों की निकासी के लिए अर्पित को डिजाइन, विकसित और सम्मिलित किया है। तो यहाँ पर अर्पित में आर क्या है, तो ARPIT को डिजाइन किया है, विकसित किया और यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है भारतीय वायुसेना में। तो इसमें आर का मतलब बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस अर्पित की फुल फॉर्म बता देता हूँ, तो उससे आप पता कर सकोगे कि आर का मतलब यहाँ पर है क्या। तो अर्पित की फुल फॉर्म है यहाँ पर एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आर का मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन में आर है यहाँ पर है रेस्क्यू। ठीक है, तो इसका यूज ऊंचाई वाले क्षेत्रों और जो अलग थलग दूर दराज वाले स्थान हैं वहां से कोविड-19 समेत संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो कोविड-19 वाले पेशेंट होंगे और जो जिनको इसके अलावा भी और दूसरे संक्रामक बीमारी हो रही होगी, उनके रोगियों को जहाँ पर भी ऊंचाई वाले स्थान पर है या फिर जो दूर दराज वाले स्थान पर है वहाँ से उनको निकाला जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में शीन नारायणन को निम्न में से किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमको बताना है कि शीन नारायणन, यहाँ पर इनकी फोटो है, इनको इनमें से कौन सी कंपनी का CEO अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है टेक्नोसॉफ्ट कंपनी का CEO इनको अपॉइंट किया गया है। और इससे पहले ये कहाँ पर थे, तो इससे पहले ये एटोस में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO थे। किसके लिए, 4B बिजनेस और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन डिवीजन के। ओके, और उससे भी पहले ये कहाँ थे, तो उससे पहले ये लिक्विड हब के चीफ बिजनेस ऑफिसर भी रहे हैं, जो कि अभी कैपजेमिनी बन चुकी है। यानी कि लिक्विड हब पहले इसका नाम हुआ करता था, जो कि अभी कैपजेमिनी बन चुकी है। तो ये और अभी किसके CEO बन चुके हैं, ये अभी CEO बन चुके हैं ये टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नामक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो हमको बताना है कि इसमें से किसके कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है, अनन्या नाम के स्प्रे को बनाया गया है। तो इसको बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो इसका यूज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और यानी कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसका यूज, कॉमन मैन से लेके जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज एक छोटे स्केल से एक लार्ज स्केल तक कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ कोई एक व्यक्ति करेगा, यानी कि घर में इसका यूज किया जा सके, इसको लार्ज स्केल पर भी यूज कर सकते हैं। और ये एक वाटर बेस्ड स्प्रे है, और इसको एक बार स्प्रे करने के बाद में इसका जो इफेक्ट है वो 24 घंटे तक बना रहेगा। तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैल रहा है। तो आपको सबको पता ही होगा कि कौन सा अभियान चल रहा है, अभी अमेरिका में चल रहा है ये, और इसका नाम है अभी ब्लैक लाइव्स मैटर्स। ठीक है, तो ब्लैक लाइव्स मैटर ये अभियान अभी पूरी दुनिया में चलने लग गया है। पहले तो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था, और अमेरिका के साथ साथ ये यूरोप में भी फैल गया है। तो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक मूवमेंट चल रहा है, और इसका असर दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल रहा है अभी। और खास करके यूरोप में पब्लिक इसके खिलाफ एकजुट हो चुकी है, और ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी समेत कई देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक अलग बात ये भी देखी गई है कि जो कनाडा में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो चुके हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, कनाडा के, जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो,
वो भी इनके साथ हो चुके हैं, इन प्रदर्शनों में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग बात थी जो मैंने आपको बताई है अभी। और अब अगले के सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके दुश्मन का दर्जा दे दिया है? तो हमको बताना है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कौन से देश के साथ में सारे संबंध को खत्म करके, और यानी कि उनसे जो भी संपर्क हुआ करता था वहाँ उनका, उन सबको खत्म कर दिया है। तो ये किया है दक्षिण कोरिया के साथ में, और इन्होंने अपना दुश्मन भी बता दिया है। तो कब हुआ ये सब, तो बताता हूँ मैं आपको। तो 9 जून को नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम साउथ कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद कर रहे हैं। ठीक है, हॉटलाइन क्या होती है? तो कोई भी देश के जो बड़े नेता लोग होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, तो वो लोग इसी पर अपनी बातचीत करते हैं। किस पर? हॉटलाइन पर। ठीक है, नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं करते हैं वो इसी हॉटलाइन पर अपनी बात करते हैं। तो ऐसी ही हॉटलाइन कहाँ बनाई गई थी? हॉटलाइन और कम्युनिकेशन लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बनाई गई थी। तो उसको अभी ख़त्म कर दिया है किसने? नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, और ये भी कहा है कि अब साउथ कोरिया हमारा दुश्मन देश बन चुका है। तो और रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऐसा पता चला है कि जो कम्युनिकेशन लाइंस को ख़त्म करने का जो फैसला है वो वहाँ के जो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन और उनकी बहन की मौजूदगी में लिया गया है। और वैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने 2 साल पहले कम्युनिकेशन लाइंस बनाई थी जो अभी इन्होंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो इन्होंने 2 साल पहले ही कम्युनिकेशन लाइन बनाई थी और अभी 2 साल के बाद में वापस ख़त्म कर दी, और अब दुश्मन देश का दर्जा भी दे दिया नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो हमको बताना है कि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान कौन से अरब देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसको शुरू किया है। तो इनका सैटेलाइट 14 जुलाई को जापान के तानेगाशिमा नाम की जगह से लॉन्च किया जाएगा, और इस सैटेलाइट का नाम इन्होंने रखा है अमल। ठीक है, क्या नाम रखा है इन्होंने सैटेलाइट का? अमल। और इस सैटेलाइट में 3 तरह के सेंसर हैं, जिसमें धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरा है, और ये सैटेलाइट मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह पर जाएगा नहीं ये सैटेलाइट, ये सिर्फ यहाँ पर परिक्रमा करेगा। सैटेलाइट किसकी? मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा, और यहाँ से डेटा लेके कहाँ भेजेगा? इनको भेज देगा, यूएई वालों को। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी कौन बनी है? तो हमको बताना है कि ये जो अवार्ड है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, तो ये पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। तो यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी है। तो ये इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी है। ठीक है, तो ये बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है, यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ये अवार्ड 41 देशों के 46 उद्यमियों को दिया गया है, जिसमें भारत की किरण मजूमदार शॉ का भी नाम है। और इससे पहले ये अवार्ड किसको दिया गया था? तो इससे पहले ये अवार्ड उदय कोटक को मिल चुका है। कब मिला था उदय कोटक को ये अवार्ड? तो उदय कोटक को ये अवार्ड मिला था 2014 में। और उनके पहले ये अवार्ड दिया गया था इन्फोसिस के एनआर नारायण मूर्ति को, और एनआर नारायण मूर्ति को ये अवार्ड दिया गया था 2005 में। ठीक है, और यहाँ पर EY का मतलब क्या है? तो EY का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर EY का मतलब है अर्न्स्ट एंड यंग। ठीक है, क्या नाम है? अर्न्स्ट एंड यंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।